थ्योरम 1 जो है इसको कर्ललेस थ्योरम भी कहा जाता है और इररोटेशनल फील्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जब हम उस वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल परफॉर्म करेंगे तो जवाब किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इसी वजह से हम इसको कर्ललेस थ्योरम कहते हैं। अगर कर्ल ज़ीरो हो चुका है तो फिर वो फील्ड के अंदर जो रोटेशनल एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से इसको इररोटेशनल फील्ड का नाम भी दिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं जो पॉइंट्स की शक्ल में लिखी हुई हैं, और ये सारी डेफिनेशंस जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू ज़ीरो एट एवरीवेयर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम उसी वेक्टर फंक्शन एफ का क्या परफॉर्म कर लें, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे एफ डॉट डी एल, बिकॉज दीज आर द टू वेक्टर क्वांटिटीज एंड वी आर टेकिंग देयर। और अगर हम इसका इंटेग्रल परफॉर्म कर दें ओवर अ लाइन ए टू बी, तो ये जो इंटेग्रल होगा ये इंडिपेंडेंट होगा किससे, कि हम किस पाथ को चूज़ करते हैं। हम जो मर्जी वे अडॉप्ट कर लें उस इंटेग्रल के रिजल्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। इट विल डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इसी तरह अगर हम इसी एफ डॉट डी एल, जो दो हमने चीज़ें कंसीडर की थी, अगर हम इसको किसी क्लोज लूप में देखें तो यहाँ पर आप जो है वो हटा दें ये पार्ट इसमें से, तो ए और बी वाला पार्ट हटा देते हैं यहाँ से, और अब हम एक क्लोज लूप कंसीडर कर लेते हैं। तो इस क्लोज लूप के अंदर जो इसका जवाब है इस लाइन इंटेग्रल का, दैट मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। अगर ये तीन बातें इक्विवेलेंट हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि यही जो वेक्टर एफ है हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। तो यहाँ पर जो स्केलर फंक्शन है v, उसका नाम क्या रखा गया है, पोटेंशियल। और ये जो पोटेंशियल है ये एक यूनिक पोटेंशियल तो नहीं है, हम इस पोटेंशियल के अंदर कोई कांस्टेंट टर्म जो है वो ऐड कर सकते हैं। अगर हम कोई कांस्टेंट टर्म इस v के अंदर ऐड कर भी लें, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसके अंदर कोई कांस्टेंट पार्ट जो है वो ऐड कर देता हूँ और उसका नेम जो है मैं v प्राइम रख देता हूँ, तो v के अंदर अगर मैं v प्राइम ऐड कर भी दूँ कांस्टेंट टर्म, तो उससे इस ग्रेडियंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका रिजल्ट जो है वो वही रहेगा और एफ बराबर किसके आ जाएगा, माइनस डेल ऑफ वी के बराबर आ जाएगा। इसको आप ऐसे लिखेंगे एफ इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ वी। जी अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। अगर हम ये मान लें कि यही जो वेक्टर एफ है इसकी अगर हम डाइवर्जेंस परफॉर्म करें और वो डाइवर्जेंस जो है वो ज़ीरो हो जाए एट एवरीवेयर, तो फिर क्या होगा, तो फिर हम उस वेक्टर एफ को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ कर्ल ऑफ सम अदर वेक्टर, और उस वेक्टर का नाम हमने क्या रखा है, वेक्टर पोटेंशियल। जैसे हमने ऊपर एक पोटेंशियल कंसीडर किया था और उसको हमने वी का नेम दिया था, इसी तरह इस इक्वेशन के अंदर भी हमने क्या किया कि वही जो वेक्टर एफ है जब उसको एक्सप्रेस किया है तो हमने कर्ल ऑफ सम वेक्टर फंक्शन जो है वो बनाया है उसको। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हमने वेक्टर पोटेंशियल कंसीडर किया। अब इससे एक और थ्योरम जो है वो जनरेट हो रहा है, यहाँ पर देखें उस थ्योरम का नाम जो है वो डाइवर्जेंस लेस थ्योरम है। अब इसमें भी कुछ इक्विवेलेंट डेफिनेशंस आ रही हैं। अगर आप डेल डॉट एफ करें किसी भी वेक्टर का और वो ज़ीरो हो जाए एवरीवेयर, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर उसी वेक्टर फंक्शन एफ का डाइवर्जेंस ले लें वेक्टर एरिया ए के साथ और उसको इंटीग्रेट कर दें, तो फिर ये इंटीग्रेशन जो है वो भी इंडिपेंडेंट होगी किससे, चूजन सरफेस से, फॉर एनी गिवन बाउंड्री लाइन। इसी तरह अगर हम इसी डाइवर्जेंस का एफ डॉट डी ए इसको क्लोज कर दें, क्लोज्ड सरफेस के लिए ले लें, तो इसका जवाब किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इन तीन डेफिनेशंस को जो कि इक्विवेलेंट हैं, अगर इनको कंबाइन कर लिया जाए तो हम ये इन्फर कर सकते हैं कि ये जो वेक्टर एफ है वो इज इक्वल टू होगा कर्ल ऑफ सम
वेक्टर पोटेंशियल। तो अब अगर हम इन दो डेफिनेशंस को कंबाइन कर लें, जो फर्स्ट डेफिनेशन हमने देखी है कि एफ जो है वो इररोटेशनल फील्ड से अगर चूज किया जाए, जिसको कर्ललेस थ्योरम हमने कहा था, वो इक्वल होता है माइनस डेल ऑफ वी के। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह अब ये अगर हम डाइवर्जेंस लेस थ्योरम जो है वो कंसीडर करें, तो फिर हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ रही है वो कुछ इस फॉर्मेट में आ रही है, एफ इज इक्वल टू कर्ल ऑफ सम वेक्टर पोटेंशियल ए। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लिया जाए डियर स्टूडेंट्स, तो नेट जो वेक्टर एफ है वो कुछ इस अंदाज में जो है वो एक्सप्रेस किया जाएगा, जो कि शुरू में भी मैंने आपसे कहा था कि हेल्महोल्ट्ज़ थ्योरम हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो हमने एक वेक्टर फंक्शन डिसाइड किया था एफ, कि हम उसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे, उस वेक्टर फंक्शन एफ को हम कैसे जाहिर कर सकते हैं। तो राइट साइड पर आपको नज़र आ रहा होगा ग्रेडियंट ऑफ सम पोटेंशियल v प्लस, इसी तरह जो सेकंड टर्म आपको लिखी हुई नज़र आ रही है वो क्या है, कर्ल ऑफ सम वेक्टर पोटेंशियल। तो इनका जो सम है वो डिटरमिन करेगा किसको, वेक्टर फंक्शन f को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।